आप सबको पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि विधानसभा चुनाव में आप सब ने पूरा सहयोग किया और हम कांग्रेस पार्टी विधानसभा क्षेत्र टोंक से अच्छे बहुमत के साथ हम लोग यहां से जीत कर गए। टोंक जिले में 4 में से 2 सीटें हम लोग जीते और प्रदेश भर में भी जो परिणाम आए, ये बात सच है कि हम लोग सरकार नहीं बना पाए, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस का जो वोट का अंतर था वो कोई 1-1.5% वोट है, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहा। कि मुझे खेद है कि हम सरकार नहीं बना पाए और दुर्भाग्यवश पिछले 30 सालों से ये चल रहा है, 5 साल बीजेपी सरकार, 5 साल कांग्रेस की सरकार, और इस बार तमाम कोशिशों के बावजूद भी हम लोग सरकार नहीं बना पाए। लेकिन फिर भी आप सब लोगों ने बहुत सहयोग किया, सभी समाज के लोगों ने, हर धर्म बिरादरी जाति के लोगों ने बढ़ चढ़ कर कांग्रेस पार्टी की मदद करी और एक मजबूत विपक्ष आज प्रदेश में मिला है। आप जानते हो सरकार बनने के बाद एक विधानसभा चुनाव हुआ जो उपचुनाव था, वहां पर हमारी कांग्रेस के जो विधायक थे सरदार गुरमीत सिंह कुन्नर साहब, उनकी मृत्यु हो गई बीच चुनाव में, तो एक और उपचुनाव हुआ सरकार बनने के बाद। अब नियम यह बोलता है जब उपचुनाव होता है तो प्रत्याशी नहीं बदले जा सकते, जिसने नामांकन भर दिया वही उपचुनाव लड़ेगा, लेकिन जिसकी मृत्यु हो गई उसकी जगह आप कोई नया व्यक्ति आ सकता है। और ये गंगानगर जिला है बिल्कुल पंजाब पाकिस्तान के बॉर्डर पर, वहां पर उपचुनाव हुए, हम सबने प्रचार किया, एक नौजवान को हमने टिकट दिया, रूबी कुन्नर साहब को, वो चुनाव लड़ रहे हैं। जो बीजेपी के उम्मीदवार थे, बीच चुनाव में आचार संहिता लगी हुई है, चुनाव चल रहा है, और आचार संहिता जब होती है आप जानते हो, किसी एक मास्टर की, किसी एक हवलदार की आप पोस्टिंग नहीं कर सकते क्योंकि आचार संहिता लगी होती है। उस बीच चुनाव में सारी नैतिकता को तार पर रखते हुए बीजेपी के उम्मीदवार को इस सरकार ने मंत्री बना दिया, उसको शपथ दिला दी चुनाव से पहले, और 10 दिन के बाद वोट पड़े। जब वोट पड़े तो वहां की जनता ने कांग्रेस पार्टी को वोट डाले, उस नौजवान को जिताया और मंत्री हार गए। वो मंत्री 10 दिन के मंत्री बने। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो काम करने का तरीका है वो संवैधानिक नहीं है, उसमें नैतिकता नहीं है। अगर मंत्री बनाना था तो करना यह चाहिए था उपचुनाव के बाद, अगर बीजेपी जीतती, वो व्यक्ति जीतते, उसके बाद उसको शपथ दिलाते तो उसका मान सम्मान रहता। और हम भी मंचों पर जाते हैं, अगर वहां जाके सरकार बोलती, मुख्यमंत्री बोलती कि भाई इसको जिता दो, इसको हम आगे जाके वो जिम्मेदारी देंगे, आपने शपथ दिला दी उसको बीच चुनाव में। और देखो जनता कहती महान है, हम सब लोग बोलते हैं कि जनता साहब सत्ता के साथ रहती है, सत्ता के दबाव में रहती है, सत्ता से चुंबक की तो चिपक के रहती है, लेकिन वहां के लोगों ने बता दिया कि हमें को मंत्री नहीं चाहिए, हमें तो अच्छा व्यक्ति चाहिए। और उन्होंने उस नौजवान को वोट डाले। रूबी की उम्र मेरे ख्याल 38-39 साल का है, उसके पिताजी की मौत होगी। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जनता का मन जीतना, जनता का विश्वास जीतना, ये अलग तरह का काम उसके लिए करना पड़ता है। सिर्फ कलम से, सत्ता से, भाषण से, दबाव से लोगों का मन नहीं जीत सकते। और इसलिए आप सब लोगों ने जो आशीर्वाद दिया इस पंचायत ने, इस पूरे क्षेत्र ने, मैं उसका बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूं। आप लोगों ने पूरा आशीर्वाद दिया। इसीलिए अभी विधानसभा का सत्र चल रहा था, मेरे को जिम्मेदारी दी है एक और प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की, वहां पर हम लोग तैयारी कर रहे थे। कल से वहां यात्रा चालू होगी, राहुल गांधी जी वहां 4 दिन यात्रा करेंगे, उसके तैयारियों में मैं गया हुआ था, क्योंकि मेरा मन था कि एक बार मैं आपसे आके मिलूं। इसलिए कल देर रात में यहाँ टोंक आ गया था आप सबसे मुलाकात करने के लिए। आप सब यहाँ पर पधारे, उसका मैं बहुत आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब देश में जो हालात है वो आपसे छिपे नहीं, आजकल सब लोग जागरूक हैं, अखबार, टीवी, मोबाइल सब आप देखते हो। 10 साल से केंद्र में सरकार है, दोनों बार पूर्ण बहुमत, बहुत सालों के बाद किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है। और बीजेपी को 2014 में, 2019 में पूर्ण बहुमत जनता ने दिया। जब बहुमत दिया तो जनता ने किस बात पर बहुमत दिया? बीजेपी ने कहा ये महंगाई डायन हमें खा रही है, हम महंगाई से राहत दिलाएंगे, काला धन समाप्त करेंगे, किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, 2 करोड़ नौजवान लोगों को हर वर्ष हम रोजगार देंगे। ये बात कही गई थी, इसी बात पर लोगों ने वोट डाला और उस जनादेश को हमने स्वीकार किया।
हम भी सरकार में 10 साल रहे, मैं मंत्री रहा केंद्र में, लेकिन जब जनता ने निर्णय लिया तो उसका तो लोकतंत्र में सम्मान करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि 10 साल बीत गए, जो बातें कही गई, जो भाषण दिए, जो वादे किए लिखित में बीजेपी के मैनिफेस्टो में, उन सब कामों को करने से संकोच किया और नारे देते गए, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, फिट इंडिया, योगा इंडिया, मतलब सब काम कर दिए, नोटबंदी कर दी, जीएसटी लगा दिया। लेकिन जो किसान खेती करता है, जिसको बीज लेना पड़ता है, खाद लेना पड़ता है, ट्रैक्टर चलाता है, बिजली का बिल भरता है, उसके क्या हालात है? कोई कहे ना कहे, लेकिन मैं जानता हूं किसान का मन आज पीड़ित है, क्योंकि जितनी आमदनी उसको होती है उससे ज्यादा खर्चा हो रहा है। हमारे नौजवान जो शिक्षित हैं, जो पढ़े लिखे लड़के लड़कियां हैं, उनका भविष्य आज तो बहुत सुरक्षित नहीं है। किसान को जो लागत है उसकी, उस पर वादा किया गया कि जो समर्थन मूल्य है एमएसपी, उस पर कानून बनना चाहिए। जब ये 3 काले कानून बने थे और फिर 1.5 साल के आंदोलन के बाद वो कानून वापस लिए, तो कहा गया था कि जो सरकारी खरीद होती है एमएसपी, उसको हम एक कानूनी अमला देंगे। आज 3 साल हो गए, कोई परवाह नहीं। पर आप लोग जानते हो, देश में आज जो संस्थाएं हमारी हैं, जो 70 साल से हमारा संवैधानिक संस्थाएं हैं, निर्वाचन आयोग है, न्यायपालिका है, वो संस्थाएं जो राजनीति से ऊपर उठकर है, जो विचारधारा, दल, धर्म, जाति जाति से ऊपर उठकर है, आज हमारा जो न्यायालय का निर्णय आता है उसको चुनौती क्यों नहीं देते? आप सोचो, जो हाई कोर्ट का निर्णय आ गया, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, उसको हम सब मानते हैं। क्यों मानते हैं? सुप्रीम कोर्ट का जज भी तो इंसान ही है, उसकी बात क्यों मानते हैं? क्योंकि वो संस्था जो है उसमें लोगों की आस्था है, विश्वास है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय आया है तो फिर वो कैसा भी निर्णय हो, हमें उसको मानना पड़ेगा। ये आस्था, विश्वास और विश्वसनीयता कायम कैसे होती है? ये नाम की प्लेट लगा दो उसे कायम नहीं होती, आप पद दे दो कायम नहीं होती। ये सालों दशकों तक सरकार समाज को ये दिखाना पड़ता है कि ये संस्था, ये सर्वप्रिय। अगर कल निर्वाचन आयोग कोई निर्णय लेता है तो लगभग सब लोग उसको मानते हैं कि साहब निर्वाचन आयोग ने किया है, ये पार्टीबाजी नहीं है, ये सरकार नहीं है, विचारधारा नहीं, ये संविधान है। संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। 70-75 सालों में सबसे महत्वपूर्ण कामयाबी इस मुल्क की है कि हम लोगों ने संविधान को सबसे ऊपर रखा है। हमारे आसपास के पड़ोस के देश देख लो, आप आज देख लो पाकिस्तान में क्या हो रहा है। चुनाव कोई डाल रहा है, वोट कोई ले रहा है, प्रधानमंत्री जेल में है, फौज कूच कर रही है, इलेक्शन कमीशन कूच कर रहा है, कोई सुध लेने वाला नहीं है। जितने भी आसपास के देश है, वहां पे जो संस्थाएं संविधान की वो कमजोर है। हमारे देश में मजबूत थी, लेकिन दुर्भाग्यवश आज उन संस्थाओं पर आक्रमण हो रहा है, उनकी विश्वसनीयता पर, उनकी स्वतंत्रता पर आक्रमण हो रहा है। इसलिए हमें संज्ञान लेना पड़ेगा कि हम अच्छे अच्छे भाषण सुनते हैं अखबार में, टीवी में, होर्डिंग, पोस्टर, बैनर की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो हमारी मूलभूत समस्याएं हैं, महंगाई की, बेरोजगारी की, नौजवान की, किसान की, शिक्षा की, सड़क की, चिकित्सा की, उद्योग की, निवेश की, उस पर हम चर्चा नहीं करते। हम चर्चा करते हैं हिंदुस्तान की, पाकिस्तान की, हिंदू की, मुसलमान की, मंदिर की, मस्जिद की। भाई ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन पेट भी तो पालना है, बच्चों का भविष्य भी हमको देखना है। और ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ये देश हम सब का है। पार्टियां आई और चली जाएंगी, सरकारें बनी है, बिगड़ जाएंगी, लेकिन ये देश रहेगा, ये मुल्क रहेगा, ये हिंदुस्तान, ये मिट्टी जो है, ये सबसे ऊपर है। इसके देश की भलाई के लिए क्या करना है, इसको बारे में हमको सोचना पड़ेगा। मैं तो आपसे बातें इसलिए साझा कर रहा हूं क्योंकि मैं इन बातों के बारे में अक्सर मैं सोचता हूं, देश भर में जाने का मुझे मौका मिलता है और वैचारिक विरोध होता है। आप विरोध करो, अलग विचारधारा है, आप चुनाव लड़ो, मुद्दों पर लड़ो, अपनी रिपोर्ट कार्ड जनता को दिखाओ, हम भी दिखाएंगे, जो बेहतर होगा जीत जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। भाजपा की नेता थी, टोंग से के बाद चुनाव 2 बार चुनाव लड़े हैं। जो भी चुनाव लड़ता है, कोई दुश्मनी किसी से नहीं है, प्रतिस्पर्धा है, 2 व्यक्ति हैं, 2 विचारधारा है, जौन सा बेहतर उसका वोट डाल दो। और टोंग के विकास के लिए जो भी वो अपना योगदान देना चाहता है, वो किसी दल का हो, किसी विचारधारा का हो, उसको हम साथ लेकर चलने को तैयार हैं। ये सोच होनी चाहिए। लेकिन ये सोच हो जाए कि मैं तो विपक्ष को खत्म कर दूंगा, कांग्रेस मुक्त भारत बना दूंगा, ये सोच लोकतंत्र के लिए भली नहीं है। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो 425 एमपी थे उनके पास, 425।
भाजपा के थे 2, लेकिन हमेशा विपक्ष को सम्मान दिया, उनकी बात को सुना। तो ये जो सोच बन गई है आक्रमण की, तनाव की, दबाव की, इनकम टैक्स की, ईडी की, सीबीआई की, सब तोड़ लो, बुझा दो, दबा दो, बात मत करने दो, ये हमारे भविष्य के लिए अच्छे संकेत नहीं है। कृपया करके इन बातों के बारे में आप सोचो। मैं तो आप लोगों से मिलने, आपको धन्यवाद देने, सरपंच साहब का भाषण सुनने, मैं तो भाई बहुत कोशिश कर ली, लेकिन दबाव इतना है कि यहाँ गृह मंत्री की चलती नहीं है। तो सरपंच महोदय थोड़ा ढील दो, इन्हें पे घूमने फिरने दो, काम करने दो। बाकी मुझसे जो काम पंचायत में थे, मेरे ख्याल 1.5-2 करोड़ के काम हम लोगों ने कराए। और जैसा प्रमुख साहब बोल रहे थे, रामदास जी, भाई सत्ता आती चली जाती है, लेकिन ये वही जनता है और ये वही एमएलए है। आप लोगों के काम में कोई कमी नहीं आएगी, आपके विकास में कोई कमी नहीं आएगी। और आप याद रखना, जब आपने कहा ना कि साहब ये अधिकारी प्रशासन, प्रमुख साहब, अधिकारी प्रशासन सरकार के सेवक हैं, लेकिन सबसे पहले जनता के सेवक हैं। आप अधिकारी और प्रशासन के अफसर को बोलो, जनता के हित का कोई काम बोलो और ईमानदारी से बोलो, और पब्लिक के हमदर्दी की बात आप करोगे तो कोई अधिकारी आपकी बात को टाल नहीं सकता। हाँ, आपके मन में कुछ चोर है, भाई किसी को ठेका दिलवाना है, किसी की कुछ ट्रांसफर करवानी है, खुद ही आप लफड़ा करवाओगे अधिकारियों से, तो फिर अधिकारी भी समझ जाएगा कि नेता ऐसा ही है। आप अगर भले की बात करो, विकास की बात करो और जायज बात करो, तो कोई अधिकारी आपकी बात को टाल नहीं सकता, क्योंकि मन में शक्ति होनी चाहिए। अगर मैं सही बात बोल रहा हूं, मेरे क्षेत्र के लोगों की वाजिब मांग है, उसको तो पूरा करना ही पड़ेगा, चाहे सरकार किसी पार्टी की हो। इसलिए इस क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा हम सब मिलकर काम करते आए हैं। अभी सरपंच साहब कह रहे हैं इतना काम हो गया, लेकिन फिर भी 4 पर्ची पकड़ा दी मेरे को। और मैंने कहा भाई सारे काम छोड़ दो, पहले बच्चों की बात करो। उन्होंने कहा साहब यहाँ बच्चे ज्यादा हैं, कमरे कम है। मैंने कहा मेरी जिम्मेदारी है। और मैंने कहा फिर बात करो कितना खर्चा पानी आएगा। तो हमेशा की तरह पहले तो लंबा खींच दिया, तो मैं टाइट किया, फिर थोड़ा कम कर दिया। ये मोल हम लोग करते रहते हैं। सरपंचों के साथ मैं बहुत काम किया है, मैं 25 साल में। तो जो भी हो, इन बच्चों के लिए, स्कूल के लिए 3 कमरे मैं मेरे विधायक कोटे से बनवाऊंगा, ताकि बच्चे अच्छी पढ़ाई कर सकें। और इसके लिए उन्होंने मुझे जो एस्टिमेट बताया है कि 18 लाख रुपए में बनेंगे। आप इन 3 कमरों का निर्माण करवा लो। और मेरा निवेदन है, बारिश से पहले करवा लेना, पैसे भिजवा दूंगा मैं, ताकि बच्चों के लिए अपनी पढ़ाई का अच्छा अंजाम हो जाए। आप सब ने जो हिम्मत दी है उसका मैं हमेशा कायल रहूंगा। आपका धन्यवाद करता हूं।